हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक कंपनी के बारे में। उसका नाम है ईपैक प्रीफैब। सो ये कंपनी क्या करती है, पहले बिजनेस मॉडल समझते हैं। तो ये कंपनी बेसिकली जितनी भी हमारी ये प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग बनती है उनका पहले डिज़ाइन करती है, इंजीनियरिंग करती है, फिर उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल होती है, आयरन रोड स्ट्रक्चर, उनको बनाती है और फिर आके कंस्ट्रक्ट करती है। तो ऑफ लेट जो भी कंस्ट्रक्शन है वो इस पे मूव हो रहा है, प्री फैब्रिकेटेड पे। आप देखेंगे तो काफ़ी सारी जो नई इंडस्ट्रीज़ आ रही है उसमें जो बिल्डिंग्स बनती है वो प्री फैब्रिकेटेड ही बनती है। इवन वेयर हाउसेज अगर आप देखोगे तो वो इसी बेसिस पे बनते हैं। एट द सेम टाइम जो नई इंडस्ट्री आ रही है, समथिंग रिन्यूएबल एनर्जी, जहाँ पे आपके सेलुलर मॉडल बनते हैं, सेलुलर सेल्स बनते हैं, वहाँ पे भी these guys are increasingly going for the prefabricated building। नाउ उस पर जाने का रीज़न ये है कि एक तो ये काफ़ी रिलेटिवली चीपर पड़ता है, 50% सस्ता पड़ता है ट्रेडिशनल कंक्रीट वाली बिल्डिंग बनाने के लिए। और दूसरा एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है, बिकॉज अगर आप जैसे रिन्यूअल की बात करोगे तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि अभी हम 234 GW पे हैं in terms of the capacity, and by 2030 we want to reach to 500 GW। सो उसके लिए देन अगर इस फास्ट पेस से रोल आउट चलेगा तो ओबियसली इंडस्ट्री हैज़ टू स्पीड अप। अब इंडस्ट्री को स्पीड अप करना है और वहाँ पे अगर उनकी बिल्डिंग और फैक्ट्री बनने में ही 2-2 साल लग जाएंगे तो it does not help। So that way everybody is moving to prefabricated building। So there is a definitely industrial tailwind there कि good construction हो रहा है, अच्छा हो रहा है। Now इसके अंदर दिस कंपनी ईपैक प्रीफैब जो कंपनी है, दे आर वन ऑफ द बिग लीडर इन दैट। इनफैक्ट अगर उनके ग्रोथ की बात करें तो लास्ट कपल ऑफ ईयर में दे आर ग्रोइंग मोर देन 30%। एंड अगर मैं इस साल के 9 मंथ्स की बात करूं तो दे हैव ग्रोन बाय रेवेन्यू टर्म से 41% एंड एबिटा टर्म्स में 57%। और यहीं पे अगर मैं Q3 के नंबर टच करूँ तो Q3 के नंबर उनके काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आए इन कंपेरेटिव टू 9 मंथ, क्योंकि Q3 में उनकी रेवेन्यू की ग्रोथ हुई है 22%, वेराज जो उनका प्री फैब्रिक स्ट्रक्चर होता है उसकी ग्रोथ 31% है। बट ओवरऑल द ग्रोथ इज़ लोअर देन 9 मंथ, सो विच इज़ सॉर्ट ऑफ पीपल डोंट लाइक। ना उसका अगर रीज़न मांगे या रीज़न पूछे तो उसका मेजर रीज़न मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि इस बार जो मानसून थे वो थोड़े एक्सटेंडेड थे, वो Q3 तक चले गए, तो उनको कस्टमर लोकेशन पे सिविल वर्क किया हुआ नहीं मिला, उस वजह से दे कुंट एबल टू डू द Q3 एग्जीक्यूशन दैट बेटर। सो दैट वाज द वन रीज़न। But coming out to overall company, how things are shaping up, so company one is they have come with IPO sometime in October। उनका पहले 220 करोड़ का टर्म लोन था जो उन्होंने रीपे करके नाउ दे आर ट्रेडिंग अराउंड 100 करोड़, तो फाइनेंस कॉस्ट की लीवरेजिंग हो गई है। कंपनी इज कमिंग विथ गुड कैपेक्स। सो एज ऑफ नाउ कंपनी की 3 साइट्स है, वन इज़ इन ग्रेटर नोएडा, सेकेंड इज़ इन राजस्थान एंड थर्ड इज़ इन मम्ममबट्टू, देर इज़ अ लोकेशन। सो दीज 3 प्लेसेस, और इसके अंदर राजस्थान और जो मम्बट्टू वाली लोकेशन है दोनों जगह पे उनका कैपेक्स चल रहा है। इनफैक्ट राजस्थान वाली लोकेशन का जो कैपेक्स है वो कंप्लीट हो जाएगा इस बार Q4 में, एंड जो मम्ममबट्टू का है वो कंप्लीट होएगा समटाइम इन Q3। एंड इसके अलावा भी प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर के लिए वो गुजरात में दे हैव टेकन अ लोन ऑफ अराउंड 40 करोड़ और उस पर 60 करोड़ का नया कैपेक्स करके दे विल इंक्रीज देयर कैपेसिटी। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव दे आर डूइंग कैपेक्स, द कैपेक्स इज मोर ऑफ अ पुल ड्रिवन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो कंपनी इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन। नाउ एज फार एज ग्रोथ इज कंसर्न, ग्रोथ कंपनी बोलती है कि उनके पास अभी जो ऑर्डर बुक है कुछ उनकी ऑर्डर बुक है कुछ 1150-1200 करोड़ की, जो कि उनके 7 to 8 मंथ के आसपास की ऑर्डर बुक है। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव मैनेजमेंट सेज दैट दे आर गेटिंग गुड ऑर्डर। एंड अगर स्पेसिफिकली स्प्लिट मांगे तो दे सेड दैट 25% ऑफ देयर ऑर्डर बुक इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, दीज 15% order book comes from the electronic and semiconductor, and then balance is FMCG and so on and so forth। So management says there is no problem per se order coming back। बट यहाँ पे एक डिस्कनेक्ट ये हुआ है कि लास्ट टाइम somebody from management gave the order after interview after IPO, wherein they said that they will keep on growing by around more than 30% for next 3 years। बट इस बार जब मैनेजमेंट कॉल में आया तो दे सेड दैट हमने ऐसा कुछ गाइडेंस नहीं दिया है, और जब एनालिस्ट ने गाइडेंस के बारे में पूछा तो दे सेड दैट इस साल तो उनका जो भी टारगेट था 1550 करोड़, विच हैपेंस टू बी 38% ग्रोथ, दे विल डू।
बट नेक्स्ट ईयर के लिए दे क्लियरली सेट कि अगर इंडस्ट्री 10% से ग्रो करती है तो वो 20% से ग्रो करेंगे, विच मीन्स अराउंड 10% मोर और डबल ऑफ द इंडस्ट्री. आई एम नॉट श्योर what the intent was. Their intent was double the industry or their intent was more than 10%. But that's what I'd say. Then one analyst specifically asked that what is your growth aspiration for next year, wherein they specifically said that 20% will be their growth aspiration. So this went bit of a negative in the market. In fact, not bit of, more of a negative in the market, because if you earlier communicated to market that you are going to grow by 30%, and now you say I'm going to go by 20%, which is like 30% reduction from the earlier guidance, then it does not go right in the taste. While दूसरे जो competition है, there are two more competition, उनके numbers अभी तक नहीं आए हैं. If let's suppose those competitors grow more than whatever they have grown 22%, or they increase or maintain their guidance, then obviously it will be more negative for the company. Now coming to the EBITDA margin, their EBITDA margin also went down in Q3, which is 10.2%, but it's fairly near to the range, because they kept on saying that we'll be having EBITDA margin of 10.5 to 11.5, so which is fine, or that's not a problem. One thing which kept on coming in the discussion about the raw material prices, because their key raw material is steel, and steel prices moved very fast, dramatically in last 3-4 months. In fact, it increased by 10-11%. So analysts kept on asking, how do you do that? Whether you do the hedging, what is your contract terms? Because earlier people used to think that they always have this escalation clause in the contract, wherein अगर आपका स्टील का प्राइस बढ़ जाता है तो आप उसको पास ऑन कर पाओगे. बट ये फाइनली क्लैरिटी आई कि ऐसा नहीं है, वो पास ऑन नहीं कर पाएंगे प्राइस को. बट द वे दे डू इज दे कीप अ स्टॉक ऑफ अराउंड 30-45 days in their warehouse. At the same time, they keep on booking the order to the steel mills basis they get the order. So that's how they say that it's a natural hedging. But somehow it was not very much clear, but seems like not fully, 50% they are covered and 50% their raw material will not impact them. So this is overall story about the company is growing this year 38%, but they say they'll grow by around 20%. EBITDA margin will be at same level. If you'll go to valuation, around 24-25K valuation पे मिल रहा है, which is like around one pack for the from the pack ratio perspective. They are doing good capex beforehand, and this is more pull driven, so that's not a problem. Raw material, they have a decent strategy, not completely. So that's where company does not look very leveraged, because from there they have repaid their term loan. So overall company looks good, but only negative this time around is they have reduced their guidance, and in this type of market, if you reduce the guidance, obviously stock gets beating. Thank you.